हमने इससे पहले के लेक्चर में क्या पढ़ा था? इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कल आपको बताया था एंथैल्पी की डेफिनेशन, एंथैल्पी चेंज की डेफिनेशन, दो बातें बताई थी। एंथैल्पी मतलब द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। समझ रहे ना? सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ दैट सिस्टम। किसी भी एक पर्टिकुलर सिस्टम की हमें अगर एंथैल्पी पता करनी है कि कितनी है इस समय उसकी एंथैल्पी, तो हमें जानना होगा उसके अंदर इंटरनल एनर्जी कितनी है, इस समय उसका प्रेशर कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है। इंटरनल एनर्जी में प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट को ऐड कर देंगे, क्या मिल जाएगा? एंथैल्पी मिल जाएगी। एंथैल्पी हमारी जो है वो उसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब फॉर्मूला सीधा बन के आया था कल, H इज इक्वल टू U प्लस PV। P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम। क्लियर? फिर सवाल उठा था कि भैया एंथैल्पी चेंज कितना होता है, तो एंथैल्पी चेंज को हमने लिया था भैया इधर डेल्टा एच ले लेते हैं, तो इधर भी डेल्टा यू कर देंगे और फिर ये डेल्टा पी भी कर देंगे। लेकिन एंथैल्पी की डेफिनेशन में ही बोला था हमने कि एंथैल्पी इज द टोटल हीट कंटेंट, ठीक है ना, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है ना। तो प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए लिखा था, तो बताओ डेल्टा एच बराबर क्या आ गया था? डेल्टा यू, और पी को बाहर निकाल लिया तो ये बन जाएगा डेल्टा वी। पी कांस्टेंट समझ के बाहर कर लिया, तो डेल्टा एच बराबर हो गया आपका डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब यही सेम फार्मूला मैं फिर कह रहा हूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमने पढ़ा था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ा था बताओ? ठीक है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि भाई Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस W, या फिर इसी को बदल के लिख दो डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा V। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। अब दोनों मिला जुला करके अगर मैंने देखा पहला एक ये और दूसरा ये, जरा दोनों की लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे नजर डालो जरा एक बार, दिख रही है सेम? तो हम यहां से कह सकते हैं, यहां से सीधे सीधे Q बराबर डेल्टा H, बार बार कह रहा हूं Q बराबर डेल्टा H आ गया। यहीं से एंथैल्पी चेंज की डेफिनेशन बनी थी, और वो एंथैल्पी चेंज की डेफिनेशन हमें कह रही थी कि द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व। क्यों मतलब क्या यहां? हीट। डेल्टा एच मतलब क्या यहां? एंथैल्पी चेंज। तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व व्हेन ए केमिकल चेंज अकर्स। जब कोई केमिकल चेंज होता है, जब कोई केमिकल चेंज होता है तो उसमें जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी या अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है, वही उस सिस्टम की एंथैल्पी में चेंज लाती है। एंथैल्पी में टेम्परेचर का काम है इंटरनल एनर्जी को चेंज करना, लेकिन एंथैल्पी एक नया टर्म आ गया। बिना टेम्परेचर को बदले भी हम लोग एंथैल्पी में बदलाव कर सकते हैं, जबकि एंथैल्पी खुद किस पे डिपेंड कर रही है? इंटरनल एनर्जी पे। समझ लो ना भाई, एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या है? इंटरनल एनर्जी प्लस पी इंटू वी, है ना। और हम कह रहे हैं ये कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे हम लोग ले रहे थे एंथैल्पी चेंज, याद आ रहा है? तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व व्हेन ए केमिकल प्रोसेस अकर्स इज नोन एज एंथैल्पी चेंज। मतलब कहने का ये हुआ कि मान लो कोई एक रिएक्शन आपने कराना शुरू की, तो रिएक्टेंट की शुरू में ही आपने क्या मेजर कर ली? शुरुआत की एंथैल्पी मेजर कर ली। शुरुआत की एंथैल्पी का मतलब पहले इंटरनल एनर्जी मेजर कर ली। अब आप सोचेंगे इंटरनल एनर्जी कैसे मेजर करेंगे? भाई उसके फॉर्मूले होते हैं बाकायदा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी इंटरनल एनर्जी का भी एक नया फॉर्मूला बन जाएगा अलग से, बिल्कुल अलग फॉर्मूला भी बन जाएगा इंटरनल एनर्जी का, डेल्टा यू बराबर, ठीक है ना, क्या होगा? CV डेल्टा टी करके कुछ होगा, ठीक है ना, बात समझ में ना। तो अब क्या है, तो डेल्टा यू को हमने मेजर कर लिया, फिर डेल्टा यू के साथ साथ हमने क्या मेजर कर लिया? उस समय का सिस्टम का प्रेशर मेजर कर लिया, और जब हमने रिएक्शन करानी शुरू की उस समय क्या? वॉल्यूम मेजर कर लिया। ये तीनों चीजें मेजर करके इसकी वैल्यू निकाल ली। फिर हमने रिएक्शन करा दी, रिएक्शन करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट बन गया। जो फाइनल प्रोडक्ट बना उसकी हमने इंटरनल एनर्जी पता करी, उसका हमने प्रेशर पता करा, उसका हमने वॉल्यूम पता किया उस समय का, फिर उनकी वैल्यू निकाली, तो हमें क्या मिल गया? HP भी मिल गया और HR भी मिल गया। HP मतलब प्रोडक्ट की एंथैल्पी, HR मतलब रिएक्टेंट की एंथैल्पी। यही सब बातें कल बताई थी, ठीक है ना। जल्दी जल्दी बता रहा हूं वापस फिर से। मान लो कि A से कोई प्रोडक्ट B बना, ध्यान दो अब, है ना। A से कोई प्रोडक्ट B बना, तो A से अगर कोई प्रोडक्ट B बना तो बताओ HA कितना होगा? HA, A है मेरा रिएक्टेंट और B है मेरा प्रोडक्ट, तो HA कितना हो जाएगा? UA प्लस भैया P इंटू VA। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है। अब क्या हो जाएगा? मैंने कहा भाई HP, क्योंकि बात किस पे होती है? कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक है। देखो यहां मैंने क्या कहा बच्चे, मैं कह तो रहा हूं कोई रिएक्शन जब हम कराते हैं तो मान लो अभी रिएक्शन कराने से पहले का इंटरनल एनर्जी कुछ और है, उस पूरे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कुछ और है, रिएक्शन होने के बाद की इंटरनल एनर्जी कुछ और है।
समझ गए? रिएक्शन के समय का प्रेशर कुछ और है, रिएक्शन के बाद का प्रेशर कुछ और है, ले सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। यहाँ का वॉल्यूम कुछ और है, दूसरे प्रोसेस के बाद का वॉल्यूम कुछ और है। क्लियर? अब इन तीनों का मैंने क्या कर दिया, पहले मैंने रिएक्शन कराने से पहले की एंथैल्पी को चेक किया, ये फॉर्मूला लगा करके, फिर मैंने रिएक्शन होने के बाद जो बना प्रोडक्ट उसकी एंथैल्पी को चेक किया। दोनों की एंथैल्पी का डिफरेंस ही तो एंथैल्पी चेंज होना चाहिए कि नहीं? कि मान लो रिएक्टेंट के पास सब मिला जुला के एंथैल्पी थी 400 जूल और प्रोडक्ट के पास मिला जुला कर एंथैल्पी है 500 जूल, तो 400 से 500 हो गई, मतलब उसकी एंथैल्पी बढ़ गई है। बढ़ी तो लोगों ने सवाल किया कि कहां से बढ़ गई। हमने तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है इससे जस्ट पहले, क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदला जा सकता है। अगर 400 से 500 हुई है तो कहां से आई? क्रिएट की किसी ने? बोले नहीं, क्रिएट तो नहीं हो सकती, अपने से क्रिएट नहीं कर सकते, तो फिर डिस्ट्रॉय, मतलब ना डिस्ट्रॉय कर सकते ना क्रिएट, तो कहां से आई? तो कहा कहीं ना कहीं से ये एनर्जी दी गई होगी। इसका मतलब इस रिएक्शन को कराते समय एक्सटर्नली, बाहर से किसी एजेंट ने इसको इतनी हीट प्रोवाइड की होगी। जैसे अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख रहे थे क्या कि भाई ये 800 उधर से लग रहा है 500, तो ये रोकेगा कैसे? तो कोई ना कोई उसके सपोर्ट में उधर आके खड़ा हो गया होगा 300 न्यूटन देने के लिए। बात समझ में आ गई ना? तो वैसे ही अगर इधर 400 जूल एनर्जी थी और उधर कितनी हो गई 500 जूल, रिएक्टेंट की थी 400 जूल एंथैल्पी और प्रोडक्ट की हो गई 500 जूल, ये 100 जूल कहां से बढ़ गई एक्स्ट्रा? तो ये जो 100 जूल एक्स्ट्रा बढ़ी है ये एक्सटर्नली दी गई है, मतलब बाहर से सराउंडिंग ने दी है सिस्टम को एनर्जी। मींस कैसी रिएक्शन हो गई? एंडोथर्मिक। इसलिए डेल्टा एच कैसा आया उसका? पॉजिटिव। डेल्टा एच क्यों पॉजिटिव आया? क्योंकि एचपी में से एचआर को घटाते हैं, समझ गए ना? एचपी में से एचआर को घटा देंगे, ठीक है ना। कल भी मैंने यही किया था कि एचपी माइनस एचआर कर देंगे तो आपको सीधे से मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अभी एक और बात है, ये मैंने कहा था डेल्टा एच बराबर पी डेल्टा वी, यही इसी में मैंने करा दिया था, बल्कि डेल्टा एच में डायरेक्ट यही करा था ना। डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी मैंने क्या कहा था कि मान लो इसका जो ए है, अभी ए का प्रेशर कितना है पी और वॉल्यूम कितना है वी ए। अब ये फॉर्मूला होता है, अगर किसी भी गैस का आपको प्रेशर पता हो और वॉल्यूम पता हो तो उसका प्रोडक्ट हमेशा nRT के इक्वल होता है। PV बराबर nRT आइडियल गैस इक्वेशन कहती है, ठीक है ना। तो PVA बराबर क्या हो जाएगा NaRT और PVB बराबर क्या हो जाएगा NbRT। बहुत ध्यान से समझो, बार बार कह रहा हूं। A से B का मतलब यह है A कोई रिएक्टेंट है और B कोई प्रोडक्ट है, ठीक है। तो A से जब B बना तो उसकी प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट पहले था NaRT के इक्वल। अब ये क्यों कर रहा हूं बताओ? नंबर ऑफ मोल्स बदले होंगे कि नहीं बदले होंगे? बदले होंगे, और कभी कभी नहीं भी बदले होंगे। कोई जरूरी नहीं कि बदलेंगे ही बदलेंगे, पर ये भी तो जरूरी नहीं कि नहीं बदलेंगे। कुछ बात समझ में आ रही है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रिएक्शन ली N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3। तो अब N2 + 3H2 में प्रोडक्ट के रिएक्टेंट के मोल की संख्या बताओ कितनी है? N2 + 3H2 में रिएक्टेंट के मोल की संख्या बताओ कितनी है? तो हम बोलेंगे भैया N2 का 1 मोल, H2 के 3 मोल, तो टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट कितने हो गए? 4 मोल। और बना क्या है प्रोडक्ट? 2NH3 बैलेंस रिएक्शन में। तो 4 मोल रिएक्टेंट के थे लेकिन बने कितने मोल? केवल 2 मोल। इसलिए Na और Nb अलग अलग ले रहे हैं। बात समझ में आ रही ना? कि कोई जरूरी नहीं है कि Na और Nb इक्वल ही रहेंगे, और ये भी कोई जरूरी नहीं कि इक्वल नहीं होंगे, हो भी सकते हैं किसी किसी केस में। समझ में आ रही बात? अरे भाई बात पकड़ पा रहे हो ना? ठीक, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक मॉलिक्यूल 2 हिस्सों में टूट गया लेकिन उसके 2 लिए गए होंगे और उसके भी 2 बन गए होंगे, ठीक है ना। जैसे 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड, 2HI को हमने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया, 2HI को डिकम्पोज कर दिया, तो टूट गया किसमें? H2 और I2 में। 2HI = H2 + I2 होता है बैलेंस रिएक्शन। 2HI में रिएक्टेंट कौन हुआ? हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड के कितने मोल थे? 2 मोल। H2 के कितना मोल? 1 मोल। I2 का कितना मोल? 1 मोल। तो रिएक्टेंट के टोटल मोल 2, प्रोडक्ट के भी टोटल मोल 2। मतलब Na और Nb बराबर भी हो सकते हैं। Na बड़ा Nb छोटा भी हो सकता है, Na छोटा Nb बड़ा भी हो सकता है। अब पहले बात समझ में आ रही कि नहीं? बोलो, क्लियर हो रहा है ना? Na मतलब नंबर ऑफ मोल्स, A मतलब मैं जानबूझ के अभी जनरल रिएक्शन ले रहा हूं, कोई भी जनरल, कि A मतलब कोई रिएक्टेंट और B मतलब कोई प्रोडक्ट, समझ गए ना। लेकिन जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पर स्पेशल रिएक्शंस ली जाएंगी। ऐसे ही बताएगा कि N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3, बोलिए इसके बारे में, फिर उस बारे में चर्चा करेगा। समझ में आई बात ना? ठीक है,
तो अब बताओ, अगर मुझे प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट रिएक्टेंट का पता करना है तो कितने के इक्वल होगा? PVA बराबर NA इंटू RT, और PV बराबर जाएगा NB इंटू RT। अब मैं कहूंगा भैया PVB, ये हो गई पहली इक्वेशन और ये हो गई सेकंड इक्वेशन। सेकंड में से मैंने फर्स्ट को क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो PVB माइनस VA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NBRT माइनस NART। इन दोनों में से RT कॉमन आ गया, क्या बचेगा? NB माइनस NA। ये हम जो इक्वेशन लगा रहे हैं ये आइडियल गैस इक्वेशन लगा रहे हैं। इसका मतलब ये फॉर्मूला सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, सॉलिड या लिक्विड के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ में आ रही बात ना? तो अब यहां ये आ गया क्या? P डेल्टा V। बोलो VB माइनस VA क्या होगा? आप खुद बताओ, है ना? और मैं फिर कह रहा हूं, अच्छा क्या ऐसा हो सकता है कि रिएक्शन के बाद वॉल्यूम बदल जाए? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, या नहीं हो सकता? दूध, चीनी, पानी मिला जुला के जो भी आपने उसका खोया बनाना स्टार्ट किया, खोया जब बन के तैयार हुआ तो उसका वॉल्यूम और दूध का वॉल्यूम सेम था क्या? नहीं, अलग हो गया। तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद वॉल्यूम में चेंज भी आ सकता है। समझ में आ रही बात ना? तो वॉल्यूम में आने वाला चेंज कितने के इक्वल हो गया? VB माइनस VA। ये पॉजिटिव चेंज भी आ सकता है, नेगेटिव चेंज भी आ सकता है। अगर कंप्रेशन हुआ होगा तो प्रोडक्ट का वॉल्यूम छोटा हो गया होगा, रिएक्टेंट का ज्यादा रहा होगा। अगर एक्सपेंशन हुआ होगा तो प्रोडक्ट का वॉल्यूम ज्यादा रहा होगा, रिएक्टेंट का वॉल्यूम कम रहा होगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? भाई पानी को बॉईल करोगे तो जो भाप बनेगी उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, पानी का वॉल्यूम कम होगा। 4 लीटर पानी की भाप जब बनती है तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम ले लेती है। बात समझ में आ गई ना? अभी कोई डाउट तो नहीं? बहुत अच्छे। अब यहां ध्यान लगाओ, तो P डेल्टा V बराबर इतना आ गया। अब मैंने इसको P डेल्टा V को ही क्या लिख दिया? P डेल्टा V बराबर NB माइनस NA। NB माइनस NA को लिख दिया डेल्टा N। डेल्टा N चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। अब ये बात किसकी चल रही है? गैस की, इसलिए जानबूझ के यहां लिख दिया था ताकि आप भूलो नहीं तो कोई जरूरी नहीं है डेल्टा N के नीचे G लिखना, कोई जरूरी नहीं है, पर इसलिए लिख दिया कि ये याद रहने से ना डेल्टा NGRT जब हम बोलते हैं तो बच्चों को याद रहता है कि भाई केवल कौन से लेने हैं? गैस वाले। नहीं समझे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने रिएक्शन कराई C+O2 गिव्स आउट CO2। आज मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूं, कल यही चीज बताया, खत्म कर दी जल्दी में, लेकिन फिर कह रहा हूं पढ़ना वैसे ही चाहिए। फिर आपसे कह रहा हूं इतना धीमे पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल आएगी, बहुत ज्यादा सिलेबस है। इतना छोटा सिलेबस नहीं है जितना आप सोच के बैठ गए हैं। एक एक चैप्टर को इतना टाइम देने का समय नहीं बचा है, क्लियर है ना? और ये समस्या तुम्हारी नहीं है भाई, तो टाइम ही कम मिलता है, ठीक है ना? 11th क्लास में तो पर थोड़ा दिमाग लगा लो, थोड़ा सा कोशिश किया करो कि घर पे भी थोड़ा एक बार पढ़ के आओ, ठीक है ना? तो P डेल्टा V बराबर आपका डेल्टा NGRT में मैंने क्या बताने की कोशिश करी कि मान लो मैंने रिएक्शन दे दिया आपको C+O2 गिव्स आउट CO2। C+O2 गिव्स आउट CO2, क्लियर है? पढ़िए ये रिएक्शन, कार्बन का कंबशन, क्लियर है ना? अब बताओ कार्बन कैसा होता है? सॉलिड। कोयला जला रहे हैं ना भाई, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये कौन सी रिएक्शन है? कोयले को बर्निंग की रिएक्शन ही तो है, ये कोयले के बर्निंग की रिएक्शन है, कोल के बर्निंग की रिएक्शन है। बस समझ में ना? तो C+O2 गिव्स आउट CO2। जो CO2 मैं बता रहा हूं आपको, उस CO2 में CO2 क्या है? बोलो। ऑक्सीजन क्या है? कार्बन क्या है? अगर तुमसे पूछूं इस रिएक्शन का डेल्टा N बता दो, मजा आ जाएगा अगर तुमने मुझे बता दिया। इस रिएक्शन का डेल्टा N बता दो, डेल्टा N। तो C+O2 मैं बता दो ना, बैलेंस रिएक्शन होती है C+O2 गिव्स आउट CO2, यही बैलेंस रिएक्शन है। तो अब बोलो ना डेल्टा N कितना आएगा? 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? यार C है सॉलिड, तो सॉलिड के मोल नहीं काउंट करने हैं, सिर्फ कौन से मोल काउंट करने हैं? गैस के मोल काउंट करने हैं। जो यहां लिख रहा हूं डेल्टा N, जिसका मतलब समझ रहे हो ना कि भैया केवल गैस वाले मोल काउंट करने हैं। जैसे C+O2 में C तो है सॉलिड, उसके मोल नहीं काउंट करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन क्या है? गैस। तो रिएक्टेंट के मोल कितने हो गए? 1 मोल। प्रोडक्ट का मोल कितना हो गया? वो भी 1 मोल। बात समझ में आ रही ना? एक मिनट जाओ, है ना? एक मिनट, अभी क्लास शुरू होगी, ठीक है ना? रुक जाओ, 9th गया ना? एक मिनट भैया को बुलाओ। दोनों लोग आए, दोनों साथ में। ये 9th क्लास के स्टूडेंट है, ठीक है ना? ये थोड़ा ब्रीफ कर लो एक बार, बस थोड़े रुक जाओ, है ना? अभी क्लास होगी, ठीक है ना? अच्छा यहीं रुक जाओ, क्या करना नहीं चाहिए। देखो सुनो, कोई नहीं, ये सब कट हो जाएगा, ठीक है ना? ध्यान दो। P डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा आपका? इसे बंद कर दो, है ना बच्चे? वो एक्चुअली नया स्टूडेंट था, कल मुझसे ही मिल के गया था, ठीक है ना? अब प्रॉब्लम में आ गया कि यार सर तो बात ही नहीं कर रहे हैं, मिल ही नहीं रहे हैं,
ना, पी डेल्टा वी बराबर क्या हो गया, डेल्टा एन जी आर टी। सुनो, तो अब मैंने आपसे जो भाई मैं जो आपसे एग्जांपल पूछ रहा था वो ये था ना, C प्लस O2 गिव्स आउट CO2। तुम्हें पता होना चाहिए ये गैस है, ये गैस है, ये सॉलिड है। तो बताओ NB की संख्या कितनी हुई, 1, Na की संख्या कितनी हुई, 1, NB माइनस Na कितना हो गया, 0। तो इन दिस केस डेल्टा एन क्या आएगा, 0। देखने में भले ही आपको 2 इधर और 1 उधर लग रहा हो, नहीं करना है गलती, समझ गए ना। अब लेकिन मैं तुमसे इस वाले का पूछ रहा हूँ, डेल्टा एन N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट 2NH3। बताओ इसका कितना आएगा, इसका डेल्टा एन कितना आएगा यार, कैसी बातें कर रहे हो, -2 आएगा। अब यहाँ वेक्टर नहीं है कि अपनी मर्जी से इसको पॉजिटिव ले उसको नेगेटिव लो, नहीं, NB माइनस Na ही करना है। चेंज है, डिफरेंस नहीं है, चेंज इन नंबर ऑफ डेल्टा है, डेल्टा, समझ गए ना। तो चेंज का मतलब NB में से Na को माइनस करना, मतलब प्रोडक्ट में से ही रिएक्टेंट को माइनस करना है। तो प्रोडक्ट संख्या कितनी है और इनकी कितनी है, तो आंसर आएगा -2। और मैंने बोला था तुम्हें कि माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। अब बोलो बात समझ में आएगी कि नहीं। अभी Na इस इन दिस केस Na छोटा है, Na बड़ा है, NB छोटा है। अब बात समझ में आ गई, ओके। तो अब देखो ये फॉर्मूला जो है ना, हाँ बच्चे बोलो, नहीं काउंट करना है भाई मेरे प्यारे मेरे बच्चे। ये जो यहाँ फॉर्मूला लगा रहे हैं किसका है, गैस लॉज हैं, ये गैस लॉज है, सॉलिड के लॉ नहीं है। तो P डेल्टा V बराबर डेल्टा NG/RT गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। एक बात, दूसरी बात समझिए ध्यान से, ठीक है। जब कोई सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड जो है वो सॉलिड ऐसे नहीं कि टेम्परेचर पाने पर एक्सपेंड हो गया। सॉलिड का एक्सपेंशन हम उस तरह नहीं लेते जैसे गैस का एक्सपेंशन होता है कि थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तुरंत एक्सपेंड होगी, लेकिन सॉलिड थोड़े से टेम्परेचर पे एक्सपेंड नहीं होता, क्लियर है। तो इसलिए वो सब नहीं लेना, डेल्टा वी में हमें उसको लेना ही नहीं है। ना तो सॉलिड का एक्सपेंशन हम ये मानते हैं कि आइडियली ना तो सॉलिड टेम्परेचर पा करके क्या होता है, एक्सपेंड होता है, और ना ही लिक्विड एक्सपेंड होता है। लेकिन गैसेस तो भाई जरा सा भी टेम्परेचर पाती हैं तो फैलती हैं, जरा सा भी अगर टेम्परेचर पाएंगी तो एक्सपेंड हो जाती हैं, क्लियर है इतनी बात। इसलिए गैसेस पर ही लगते हैं केवल ये फॉर्मूले, ठीक है ना। अब क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये मैंने यहाँ केवल बीच में एग्जांपल ले लिए थे। अभी बताओ ये P डेल्टा V कितना इक्वल हो गया, डेल्टा NG/RT। इसको उठा करके आप इस वाली इक्वेशन रख दो, ये रही यहाँ पहली इक्वेशन, इसको मैंने थर्ड बना लिया। बोलो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड थर्ड, बोलो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। बोलो कोई डाउट हो तो, पकड़ में आ रही बात, बहुत अच्छे। अब मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आपको अभी तक मैंने कुछ रिलेशंस बताए हैं मेन, उन रिलेशंस को आप एक बार प्लीज दोबारा फिर से रिकॉल कर लो। सबसे पहला रिलेशन बताया है Q बराबर डेल्टा U प्लस W, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहला पूरे चैप्टर में मैंने सबसे पहला बताया Q बराबर डेल्टा U प्लस W, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी द टोटल अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम गोज इनटू 2 पार्ट, सम पार्ट ऑफ दिस हीट goes to do work and the remaining part goes to increase the internal energy of the system। याद आ गया, पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा अब हमने कहा कि भैया ये जो आप अंदर जो किसी भी सिस्टम के अंदर जो टोटल हीट कंटेंट होता है, टोटल हीट कंटेंट, उसको एक नया नाम दे देना चाहिए, क्योंकि वो हीट में और टोटल हीट कंटेंट में फर्क नहीं समझ में आ रहा। तो टोटल हीट कंटेंट मतलब इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क सब मिला जुलाकर जितना होगा। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सारी एनर्जी का सम, वर्क नहीं होता उसमें, सारी एनर्जीज किसी सिस्टम के पास जितनी भी एनर्जी है, टोटल जितनी भी एनर्जी है, उन सब का सम मिलाकर जो है क्या बनता है, इंटरनल एनर्जी बनता है। लेकिन भैया उसमें बस क्या नहीं होता, P डेल्टा V नहीं होता या PV नहीं होता। तो अगर हम U में PV पे जोड़ लें तो टोटल हीट कंटेंट निकल आता है। समझ में आ गई बात ना, अभी को डाउट है? तो U प्लस PV मिला के बन गया टोटल हीट कंटेंट, उसी को नया नाम दिया क्या, एंथैल्पी। अब एंथैल्पी चेंज की बात आने लगी कि भैया क्या एंथैल्पी चेंज होती है? बिल्कुल होती है। किसी सिस्टम को अगर हम हीट देंगे तो भी उसकी एंथैल्पी में चेंज आएगा, हीट उससे निकालेंगे तो भी उसकी एंथैल्पी में चेंज आएगा। आई बात समझ में? इसीलिए एक नया टर्म बना दिया कि हीट एब्जॉर्ब और हीट इवॉल्व बाय द सिस्टम इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज ऑफ दैट सिस्टम। क्लियर? अब हीट एब्जॉर्ब और हीट इवॉल्व का मतलब हमेशा हम अपने हाथों से नहीं निकालते हीट, या हमेशा देते ही नहीं है, हमेशा हीट खुद भी निकल जाती है कई बार। कुछ बात समझना, जैसे सिस्टम से हीट का निकलना, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से कराई आपने। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्या? क्विकलाइम, क्विकलाइम की रिएक्शन वाटर से कराई, बिना बुझा चूना CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड, उसकी रिएक्शन वाटर से कराई तो क्या होता है? उससे भाप निकलती है, गर्माहट निकलती है, बुलबुले निकलते हैं, अच्छी खासी हीट निकलती है। समझ गए ना? ये जो हीट निकल रही है कैसी रिएक्शन है? ये एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। इसका डेल्टा H कैसा होगा, कोई बताएगा? इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा H पॉजिटिव या नेगेटिव? डेल्टा H पॉजिटिव या नेगेटिव?
नेगेटिव होगा। समझ में आ रही बात? कोई डाउट तो नहीं? कारण क्योंकि प्रोडक्ट की हीट रिएक्टेंट की हीट से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर मौजूद हीट निकल जाएगी, और जब निकल जाएगी तो HP कम HR ज्यादा। HP माइनस HR ही डेल्टा H होता है। HP मतलब प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा H होता है। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। अरे पकड़ पा रहे हो ना कहानी? बहुत बढ़िया। तो भाई डेल्टा H इसका मतलब नेगेटिव होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, और डेल्टा H पॉजिटिव होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। बोलो कोई डाउट हो तो? क्लियर? बहुत अच्छे। अब इसमें मैंने आपको ये एग्जांपल दिखा दिया, देखो कि हमने निकाली नहीं, खुद ही निकल गई। जब आपने क्या कराया? कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से कराई। ये चीज फिजिक्स में नहीं देखने को मिलेगी बस। मतलब यहाँ कौन सी वाली थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं? ये वाली पढ़ रहे हैं कि जिसमें केमिकल का इन्वॉल्वमेंट हो, केमिकल का इन्वॉल्वमेंट हो। तो हमने केमिकल लिया क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। केमिकल लिया क्या? वाटर। वाटर भी एक केमिकल है, दोनों को मिक्स किया, उससे हीट इवॉल्व हो गई। मतलब एंथैल्पी चेंज हुआ, पक्का हुआ, क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही है। बोलो इतनी बात समझ में आएगी नहीं? और बात समझो बहुत ध्यान से। मैंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक डिब्बे में मिक्स कर दिया। मिक्स करने पर भैया अमोनिया फॉर्म हो गई, हीट निकलेगी साथ साथ। अमोनिया के फॉर्मेशन में भी हीट निकलती है, अपने आप निकलती है। ये तो हमने बचपन में केमिकल चेंज का क्या पढ़ा था? आइडेंटिफाई करने के लिए कि केमिकल चेंज को आइडेंटिफाई कैसे कैसे करते हैं। तो कलर चेंज हो जाए तो भी हम कहते हैं केमिकल चेंज हुआ है। हीट इवॉल्व हो रही हो तो हम कहते हैं कि केमिकल चेंज हुआ। गंध आ रही हो तो हम कहते हैं केमिकल चेंज हुआ है, ठीक है ना। बुलबुले उठ रहे हो तो हम कहते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है। कुछ बात समझ में आ रही है? तो ये केमिकल चेंज का एक एग्जांपल भी है कि भैया हीट इवॉल्व हो रही है। जब हम नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिक्स कर रहे हैं तो उससे अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ ही साथ गंध भी निकलती है, और साथ ही साथ आपकी हीट भी इवॉल्व होती है। इसका मतलब कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका डेल्टा H कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अब भैया ये डेल्टा, अब ये बच्चे इधर ध्यान लगा लो यार, मान जाओ ना, ऐसा ना करो, है ना। इससे कोई मतलब नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि मुझे वीडियो लेक्चर डालने ही है। सिर्फ एक्सपेरिमेंट चल रहा है, अभी इधर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। मेरे लिए तुम ज्यादा जरूरी हो। ये मत सोचना कि अच्छा इसकी वजह से भैया ना अभी कुछ बोलेंगे ही नहीं, है ना। ये चक्कर ना पड़ना, ठीक है ना। बात ध्यान रखो। सिर्फ मैं चाह रहा हूं कि एक बहाना, दो बहाने हैं ना इसमें, एक आपको, एक मुझे मिल जाएगा बहाना थोड़ा सा, कि मैं क्या रहूं, मैं भी अटेंटिव रहूं पूरे टाइम। मतलब कोशिश करूं कि मैक्सिमम टाइम मेरा पढ़ाने ही में जाए, और ये भी रहेगा कि आप थोड़ा सा क्या रहें, अटेंटिव। आप भी थोड़ा सोचें कि यार नहीं देखो वीडियो भी चल रही है साथ साथ, तो हम लोगों को भी थोड़ा शांति से बैठे रहना है। तो ये कोई जरूरी, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं कि मैं इसको कहीं शो ही करूंगा, अपलोड ही करूंगा, लेकिन बस मेरा मकसद इतना, अभी टेस्टिंग चल रही है, ठीक है। ज्यादा जरूरी तुम्हारे ऊपर, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर तुम हरकत करोगे, तुम ये सब बंद भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तुम्हारे ऊपर ज्यादा जरूरी है फोकस करना। हाँ अभी मैं इसलिए इसे चलाया क्योंकि पंखा चलाऊंगा तो फिर ठंड बंद कर दो भाई, ना AC बंद कर दो, पंखा चला दो फिर, है ना। ठंड लग रही है देखो। अच्छा सुनो, बस 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 प्लीज बात ना करो, अब ध्यान लगाओ। बार बार मजा आ रहा है, जिस तरह से मजा आ रहा है ना पढ़ने में, उस तरह ही मजे लेते रहो, समझ गए। तो सबसे पहले ध्यान लगाओ यहाँ। अभी देखो एक बात तो मैंने आपको बताई, सोचकर दिमाग लगा के आप समझ सकते हैं कि भैया इसमें डेल्टा H पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। पर भाई इतना सोच सोच के कहां तक लिखेंगे भैया। आपने दो एग्जांपल वो उठा लिए जो आपको पता थे कि एक्सोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक होता है। हर एक के बारे में पता थोड़ी रहेगा कि एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। क्लियर? सिंपल फंडा है, कुछ नहीं करना है। बड़े ध्यान सुनो। डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। डेल्टा NG आपको बता देगा। अगर मैं आपसे पूछूंगा बताओ इंटरनल एनर्जी से एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में ये क्या रिलेशन बता रही है? बताओ ये किन दो चीजों के बीच का रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये डिपेंड करेगा डेल्टा NG पर। तो मैं जानना ही चाह रहा हूं कि आप मुझे बताओ क्या ऐसी भी केमिकल रिएक्शंस पॉसिबल हैं? देखिए ना, इज एनी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल इन विच द डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। मतलब ऐसी भी कुछ केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं क्या जिनमें की एंथैल्पी में आने वाला चेंज इंटरनल एनर्जी में आने वाले चेंज के इक्वल ही हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती हैं। कौन सी? भैया अगर डेल्टा N 0 आ गया तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? तो डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा U। लो जी बन गया स्पेशल केस। ये मिटा दूं ना आप तो, ठीक है। ये सब पूरा ना कल भी मैंने नोट करवाया हुआ था, ठीक है ना, तो नोट कर ही रखा है तुमने। बताओ, बोलो बच्चे, इफ NB ग्रेटर देन Na। पहले आप मुझे बताओ, इफ NB ग्रेटर देन Na, अगर प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट के मोल से ज्यादा होंगे तो बताओ डेल्टा NG कैसा आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा। बहुत अच्छे, डेल्टा NG पॉजिटिव आएगा। मतलब डेल्टा H डेल्टा U से बड़ा आएगा, छोटा आएगा, इक्वल आएगा? बोलिए
अगर NB बड़ा होगा Na से तो डेल्टा H डेल्टा U से बड़ा होगा, छोटा होगा या इक्वल होगा? बोलो, समझ में आ रहा है ना भाई? साफ साफ दिख रहा है। डेल्टा U में कुछ पॉजिटिव जुड़ेगा क्योंकि डेल्टा Ng पॉजिटिव आया ना, ये तो पॉजिटिव है, R और T तो पक्का पॉजिटिव ही होंगे। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब ये वाला टर्म क्या हो गया? पॉजिटिव। जुड़ने का मतलब है कि डेल्टा H की वैल्यू डेल्टा U से ज्यादा आएगी। डेल्टा U का मतलब एनर्जी का होना। समझ में आ रही बात ना? डेल्टा U मतलब एनर्जी का होना। और अगर डेल्टा U नेगेटिव है तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मकसद ये है, मैं क्या जानना चाह रहा हूँ, डेल्टा U नहीं बोला मैंने बोला ये पॉजिटिव होगा। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर T है ये क्या है? बोलो जल्दी। ये टेम्परेचर T क्या है? टेम्परेचर है T। कौन सा वाला? टेम्परेचर भी कई तरीके के होते हैं। एक होता है डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर और एक होता है केल्विन वाला। ये केल्विन वाला है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है इसको। केल्विन वाले टेम्परेचर को क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू के बारे में बताया गया है। यही आगे चलोगे तो सेकंड लॉ थर्ड लॉ बनते चले जाएंगे। क्या कहता है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल। जीरो ही नहीं हो सकता, नेगेटिव तो दूर की बात, छोड़ दीजिए। आर तो पक्का पता है 8.314 होता है, फिक्स है। आर की वैल्यू 8.314 होती है, फिक्स है। टेम्परेचर जीरो कभी हो ही नहीं सकता, जीरो ही नहीं हो सकता। जीरो छोटा तो छोड़ ही दो। बोलो क्यों? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। मैं जोर देके बता रहा हूं तुम्हें, लेकिन मेरी बात पे ध्यान नहीं दे रहे हो। आप ये क्यों नहीं कह रहे हो भैया 0 डिग्री पे तो होता ही है ना, बर्फ पिघलती, बर्फ देखो जमती नहीं है 0 डिग्री पे, लेकिन वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री केल्विन नहीं होता। इसलिए एब्सोल्यूट जीरो इज नॉट पॉसिबल। पहले बड़े ध्यान सुनो क्या कह रहा हूं, समझ गए ना? जिस दिन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हो जाएगा, पूरा का पूरा सिस्टम, हमारा सोलर सिस्टम फ्रीज हो जाएगा। नहीं समझे? पूरा सोलर सिस्टम 0 डिग्री 0 केल्विन मतलब माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस। 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो ना? -40-50 पे पहुंचकर। अभी तो देखो ना, अभी टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हुआ, तुम्हारी हालत खराब होगी भैया। चिलर लगने लगा था भैया, ये आपका जो है ना भैया कश्मीर बन गया था यहाँ पे, ठीक है ना, शिमला बन गया, हिमाचल बन गया, लग रहा है ना? अब सोचो ये टेम्परेचर, जबकि इसने टेम्परेचर को कितना डाउन किया, ज्यादा से ज्यादा कितना टेम्परेचर आ गया होगा? 15-20, अब भी 20-22 डिग्री सेल्सियस रहा होगा, 20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आपको 20 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या हो रहा है? ठंड महसूस होने लगी। अब भैया अभी 20 डिग्री पॉजिटिव में है, समझ रहे हो ना? तो 0 डिग्री और उसके नीचे सियाचिन ग्लेशियर पे भी जाओगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम, मतलब बहुत ज्यादा नीचे जाता है ना, जिस दिन टेम्परेचर बहुत नीचे भी जाएगा तो -40 डिग्री सेल्सियस। समझ गए ना? -40, -42, -43, बस माइनस इतना, -42, -45, बस। अब -273 को एज्यूम करो जरा थोड़ा सा सोच के कि सियाचिन ग्लेशियर सबसे ठंडा जगह है, ठीक है ना, दुनिया की, हमारी इस पृथ्वी की सबसे ठंडी जगह है। उस जगह पर माइनस का कितना जा रहा है? 40 डिग्री सेल्सियस। कुछ बात समझ में आ रही ना? अरे मतलब इंडिया के हिस्से में आप ऐसे ना, हमारी दुनिया तो इंडिया ही है ना, ठीक है, बात समझ में ना? तो भाई अपने एरिया में, अब तुम उसको साइबेरिया से मत मिलाने लगा, साइबेरिया और ठंडा प्लेस है, ठीक है ना? तो साइबेरिया से नहीं मिलाना है, सियाचिन ग्लेशियर को ध्यान में रखिए। तो वहां पर जनरली टेम्परेचर सर्दियों के दिनों में -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अब उतना टेम्परेचर अगर गया तो ही वहां हालत देखो वहां क्या रहती है। वहां लोगों को आग जला जा कैसे रहते हैं, वहां पे जो सैनिक लगे हैं, इसीलिए वहां पर जनजीवन तो है नहीं, बस वहां सैनिकों को छोड़ रखा है, ठीक है ना, समझ में आई बात? तो वो किस तरह रहते हैं उनका तुम अंदाजा लगा सकते हो, क्या हालत होती है वहां पर उस समय, ठीक है? अब लेकिन आप सोचो -273 अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सारी सब कुछ फेज, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर डाउन जाएगा आइस एज आ जाएगी। एक आइस एज का नाम सुना है ना आप लोगों ने? फिर से आइस एज आ जाएगी। अगर 0 केल्विन पे पहुंच गया तो सब कुछ बदल के एक बर्फ का टुकड़ा बन जाएगा। समझ में आ रही बात ना? इतना, इसलिए ये दुनिया जो चल रही है किसके कारण चल रही है? सनलाइट, वो लाइट है जो चला रही है हम सबको। रैंडमनेस उसी ने तो दे रखी है हम लोगों को। नहीं तो क्या होता है, मैं बार बार कह रहा हूं, टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन जाएगा तुम देखना ना कि अभी तुम जब गर्मी लगती है, पंखा चल रहा होता, गर्मी लगती है तो तुम ऐसे ऐसे हाथ पैर फैलाया करते हो। अभी जब सर्दी लगने लगी तो तुम सिकुड़ के बैठने लगे, सारे ऐसे होने लगे, है ना, इधर उधर। तो मतलब क्या हो रहा है? ठंडक हमेशा चीजों को क्या करती है? रोकती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, सीज करती है, उनके मोशन को सीज करती है। और गर्माहट हमेशा मोशन को क्रिएट करती है। समझ में आ रही बात ना? सिंपल, ठीक। चलो जी, अब बताओ इस केस में डेल्टा एच डेल्टा यू से बड़ा होगा छोटा होगा? बोलो ना, बड़ा होगा। डेल्टा एच बराबर डेल्टा ग्रेटर देन डेल्टा यू, क्लियर? फिर इफ, अच्छा इसका कोई एग्जांपल दोगे?
इस वाले का, इसका कोई एग्जांपल मिल सकता है हम लोगों को जिसमें कि NB बड़ा हो, है ना, NB बड़ा हो Na से, NB बड़ा हो Na से, है कोई एग्जांपल? बोलो। चलो अभी मैं लिखवा रहा हूं, तब तक ढूंढ लो। NB लेस देन Na अगर हुआ, अगर NB Na से छोटा हुआ तो डेल्टा NG कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। डेल्टा NG नेगेटिव आएगा। अगर ये नेगेटिव आया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डेल्टा NG अगर नेगेटिव आया तो ये, अच्छा हाँ ठीक है, डेल्टा H जो है वो डेल्टा U से छोटा हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? अब यहाँ जाओ, अगर NB इज इक्वल टू Na आया, सबके एग्जांपल लेंगे हम, घबराओ मत, सबके एग्जांपल आएंगे। तुम्हारे याद नहीं आ रहा है अलग बात है, लेकिन मिल जाएंगे आपको, सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, ठीक है ना? ओके देखो, तो NB इज इक्वल टू Na अगर हुआ तो डेल्टा H बराबर डेल्टा U होगा। पहली बात ध्यान से सुनो, पेपर में एक क्वेश्चन तो यही बन गया, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार कह रहा हूं, पेपर में एक क्वेश्चन या तो MCQ के तौर पर या तो एक नंबर के तौर पर क्वेश्चन एक बन जाएगा। इन विच कंडीशन द चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। किस कंडीशन में चेंज इन एंथैल्पी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होती है? तो हम जवाब देंगे व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, देन वी कैन से द चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, पक्का? बहुत बढ़िया। तो अब दूसरे केस में कभी कभी ये भी पूछ सकता है, ये दोनों, लेकिन ज्यादा चांस इसके पूछने के रहते हैं। और अगर और कह दिया उसने कि एक एग्जांपल भी दे दो, तो फिर इसका एग्जांपल तो आपके पास है जल्दी से, C प्लस O2 गिव्स आउट CO2। इन दिस केस NB Na क्या होंगे? बराबर। अगर NB और Na आपस में बराबर हो गए तो इसका मतलब डेल्टा H बराबर डेल्टा U हो जाएगा। एक और एग्जांपल इसका आपके पास है, बोलो क्या? 2HI गिव्स आउट, या H2 प्लस I2 गिव्स आउट, H2 प्लस I2 गिव्स आउट 2HI। बताओ क्या होगा? 2 मोल इसके 2 मोल इसके, NB बराबर है Na के, बोलो है कि नहीं है? तो इसका मतलब इसके तो मैंने आपको 2 एग्जांपल दे दिए। यहां जाओ, NB लेस देन Na वाले एग्जांपल पे आ जाओ। H2 किसमें? हाँ वो भी है, H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O, ठीक है ना? H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O होता है ना? ये H2O होता है सिर्फ? नहीं है, वो एग्जांपल नहीं है, वो गलत बता दिया आपने। बैलेंस करते हैं, देखो मिटा दो इसको। अब देखो ये H2O2 वाला आप जो एग्जांपल दे रहे हैं ना, जरा इसको बैलेंस करो। H2 प्लस O2, अरे तुमने ये सब नोट तो कर रखा है ना, यहाँ तक कल मैंने करा दिया था, इसको कर लेना, इसको भूलना मत इसके आगे, ठीक है ना? H2 प्लस O2 गिव्स आउट, बोलो क्या बनाएगा? H2O। अब लेकिन ये बैलेंस कहाँ है? तो बैलेंस करो, बताओ क्या आएगा? यहाँ कितना? 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O। अब बताओ यहाँ 2 मोल और यहाँ 3 मोल, बोलो इनमें से कौन सा वाला केस है? बताओ, इसका डेल्टा H डेल्टा U से छोटा होगा बड़ा होगा? या NB की वैल्यू कितनी हो गई भाई? NP कितने हो गए? 2। NR कितने हो गए? प्रोडक्ट के मोल कितने हो गए? 3। ये लेकिन तीनों हम गैसेस ले रहे हैं अभी। वाटर तीनों फॉर्म में पाया जाता है। डर मत जाना कि सर आपने तो बोला था। देखो आज अभय ध्यान नहीं दे रहा मेरी बात पे बिल्कुल भी, है ना? मैंने अभय का नाम नहीं लिया तो आज ये बिल्कुल शांत बैठा है। इसने कहा भैया आज मुझे याद ही नहीं किया। ये तो ध्यान लगाओ, ये क्या है? इसको लिक्विड नहीं मानना है, ये दोनों तीनों फॉर्म में पाया जाता है जब तक लिखा ना गया हो। यहां लिख देगा साइड में अक्सर। वैसे तो पहली बात आपके हर एक क्वेश्चन में रिएक्शन के साइड में लिखा रहता है GSL। S मतलब सॉलिड, L मतलब लिक्विड, G मतलब गैस। तो ये आपकी गैस हो गई, ये भी गैस हो गई और ये भी गैस हो गई। तो गैसियस मोल कितने हैं? 2, प्रोडक्ट के मोल 2, रिएक्टेंट के मोल 3। तो बताओ क्या हो जाएगा? डेल्टा N आ जाएगा आपका, डेल्टा NG आ जाएगा आपका NP माइनस NR। NP माइनस NR मतलब 2 माइनस 3 मतलब कितना? माइनस का 1। बोलो आ जाएगा कि नहीं? डेल्टा H बताओ क्या आएगा? डेल्टा H डेल्टा U से छोटा आएगा कि बड़ा आएगा? छोटा आएगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा U प्लस और इसकी जगह पे जब -1 RT रखेंगे तो डेल्टा U में से कुछ घट रहा है। डेल्टा U में से कुछ घट रहा है। तो बताओ डेल्टा U में से जब कुछ घटाओगे तो डेल्टा H की वैल्यू कम हो जाएगी ना। तो क्या बोलेंगे? डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा U। बोलो कोई डाउट हो तो? एक एग्जांपल हो गया। इसी तरह बिल्कुल सिमिलरली ये तो समझ में आ ही गया होगा कि मैंने इसका ही एग्जांपल लिया तो ये दूसरा वाला एग्जांपल हम किसका ले लेते हैं? H2 प्लस I2 गिव्स आउट 2HI वाला ले लेते हैं, ठीक है ना? हाइड्रोजन। तो ये डेल्टा N इसका कितना आ गया? 0। डेल्टा N कितना आ जाएगा? बताओ। NP कितना है? बोलोगे यार NP 2 है। NR कितना है? 2 है। डेल्टा N कितना आ जाएगा? 0। तो इन दिस केस डेल्टा H बराबर क्या आ जाएगा? डेल्टा U। एक एग्जांपल मैंने इसका भी ले लिया। अब जरा बताओ, एक बस बचा, कौन सा वाला एग्जांपल बचा है जिसमें कि डेल्टा H बड़ा होना चाहिए? किससे? डेल्टा U से। तो डेल्टा H बड़ा है डेल्टा U से। बताओ, कुछ सोचो एक बार, थोड़ा दिमाग लगाओ अगर कोई दिमाग में आ रहा हो। क्या बच्चे? बिठा दो इसको, पहले इसको नोट कर लो अच्छा जल्दी से, ठीक है? और देखो यहाँ बता रहा हूँ,
मैं बता रहा हूँ, तुमने मुझे हिंट दिया और मैंने तुरंत बता दिया, नहीं समझे। N2 प्लस CH2 गिव्स आउट 2NH3 में क्या होगा, NP बड़ा होगा, तो N2 प्लस CH2 गिव्स आउट 2NH3 इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है, दोनों तरफ से हो सकती है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से अमोनिया बनता है, अमोनिया के डिकम्पोजिशन से नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन बनती है। तो मैं इसी को एग्जांपल के तौर पर उठा लूंगा, यही चालाकी दिखानी होती है बस, समझ में आ गई बात ना। वहां पर आप ऐसे लिखिएगा रिएक्शन कि देखिए अमोनिया को मैंने थर्मली डिकम्पोज कर दिया, हीट देकर के क्या कर दिया, डिकम्पोज, तो ये टूट जाएगी किसमें, N2 प्लस 3H2 में टूट जाएगी। अब ये मुझे बताओ यहाँ पर NP कितना होगा, 1 और 3 4, यहाँ NR कितना होगा 2। अब बताओ NP माइनस NR मतलब कि डेल्टा N कितना होगा, अरे भाई बोलो ना भाई, 4 माइनस 2, 4 में से 2 गया, पता नहीं वहां तक जा रहा है कि नहीं, है ना, 4 में से 2 गया, देखो यहाँ लिखता हूँ, ठीक है ना। डेल्टा N आ जाएगा आपका 4 माइनस 2 मतलब कितना 2, डेल्टा N अगर 2 गया तो इसका मतलब पॉजिटिव आ गया। इन दिस केस डेल्टा H क्या होगा, बोलो, डेल्टा U से बड़ा या डेल्टा U से छोटा, डेल्टा U से बड़ा होगा। बार बार कह रहा हूं, ये जरूर ध्यान कर लीजिएगा, आपके पेपर में वो डेरिवेशन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। क्योंकि सीधे सीधे तुमसे बस क्या करेगा, एक एक नंबर में क्वेश्चंस पूछेगा कि गिव वन एग्जांपल इन विच, गिव वन केमिकल रिएक्शन इन विच द डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा U। वो ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल दो जिसमें कि डेल्टा H की वैल्यू डेल्टा U से ज्यादा हो। बात समझ में, कहां हिट दे रहे हैं, अच्छा नहीं सुनो मेरी बात, हम लोग इसको जब थर्मली डिकम्पोज करें उससे हमें कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन ये कंफर्म डेल्टा H बराबर डेल्टा H डेल्टा U से ज़्यादा ही होगा। क्योंकि हम जब हीट दे रहे हैं तो जाहिर है कि डेल्टा H का मतलब क्या, डेल्टा H बड़ा हो गया डेल्टा U से, तो जितनी पहले से उसके पास एनर्जी थी उससे और ज़्यादा हो जाएगी। नहीं, टेम्परेचर चेंज होना, देखो अब मेरी बात सुनो, टेम्परेचर चेंज होने का मतलब मैंने यहाँ इसमें रख दिया, जब हम सॉल्व करेंगे तो हम वो वाली हीट को कंसिडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे ना डेल्टा H बराबर क्या, डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT, जब इसमें हम ये रखेंगे ना तो हम टेम्परेचर को फिक्स रखते हुए काम करेंगे। मतलब हम कहेंगे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए जो हीट दी गई है उससे क्या हुआ, समझ गए। तो वो इंटरनल के राइज करने में नहीं, मतलब वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हो गई उसको हमने अलग कर लिया, उसको लिया ही नहीं। हाँ नहीं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर को भी अगर हम चाहें तो नहीं बढ़ने देंगे, और क्या, क्यों नहीं हो सकता। आराम से सोचना तो आ जाएगा सबका, है ना। अभी रुको, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो क्लियर होगा ज़्यादा, है ना, क्योंकि जब कुछ चीज़ें ऐसी होती ना जो आप ऐसे सोच रहे हैं वो नहीं हो पाएंगी फिर, है ना, समझ में नहीं आएंगी तब तक। हाँ बच्चे, कहाँ पे बच्चे, ये हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। यहाँ पर होगा डेल्टा NG इसको टू माइनस, बहुत अच्छे, ठीक है ना भाई। बात ना करो, बात नहीं करो। देखो अब मैं तब मानूंगा जब आप मेरी बात को आपने कितना सुना कितना समझा, जब आप मुझे क्वेश्चन करके दिखा देंगे तभी पकड़ में आएगा कि हाँ आपको मैंने पढ़ा तो बहुत कुछ दिया कि भाई डेल्टा H ये हो जाएगा, डेल्टा U ये हो जाएगा। बात को समझो, मेरी बात ध्यान सुनो। ये रिलेशन प्रूव होने के बाद आप इसकी एम्बिग्यूटी की चक्कर, मतलब ये मत सोचो कि इसमें कुछ एम्बिगुअस है, ठीक है ना, क्योंकि आपने, मैंने कई बार बता दिया, एक प्रोसेस नहीं होता। हम केवल हीट दे रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हीट देने से सिर्फ टेम्परेचर ही चेंज होगा, ठीक है ना। हीट देने से क्या चेंज हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो सब मिला के मिक्स करके कंप्लीटली ये रिएक्शन है। मतलब जो हमारे पास डेल्टा H है वो क्या है, टोटल हीट कंटेंट है। अब टोटल हीट कंटेंट का मतलब क्या हुआ, टोटल हीट कंटेंट में आपकी इंटरनल एनर्जी भी आ गई, सब मतलब उसमें आ गया, इन्वॉल्व हो गया, सब कुछ इन्वॉल्व हो गया। अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो रुक जाओ, समझ में आएगा। नहीं कोई एम्बिग्यूटी नहीं बचे। हाँ टेम्परेचर भी है, लेकिन हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए ये काम करेंगे। अरे क्यों नहीं रख सकते, किस तरह बताऊं तुम्हें, ना बच्चे, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए भी हीट दी जा सकती है। जब मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए हीट दूंगा तो वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाएगा, नहीं समझे। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए मैंने हीट दी तो उस हीट से वो क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया, वर्क करने में चला गया, इंटरनल एनर्जी में जरा सा भी नहीं गया, नहीं समझे। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए अगर मैंने हीट दी तो सिस्टम फैल गया, एक्सपेंड हो गया, जितनी मैंने हीट दी उतना ही वो फैल गया, क्या हो गया, बैलेंस हो गया कहानी, क्लियर। क्योंकि टेम्परेचर हीट देने से, अब तुम कहोगे प्रेशर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जब फैल गया तो जाहिर सी बात है कि प्रेशर भी हमने नहीं बढ़ने दिया, ठीक है ना, क्योंकि हमने कांस्टेंट प्रेशर रखा तो ही फैलेगा। अगर मैं प्रेशर को बढ़ा दूंगा तो फैलने नहीं दूंगा, फिर टेम्परेचर बढ़ जाएगा,
अब बात समझ में आ गई? तो मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ, इस चक्कर में ना पड़ो कि ये होगा कि नहीं होगा, वो सब इसमें आ गया, फिक्स है। अगर हम जो चीजें करके ला रहे हैं ना तो उनमें कहीं कोई गलती नहीं रही होगी, ठीक है ना, परेशान मत होइए। हाँ किसमें? तो वो आप ये तुम थोड़ी करोगे, वो खुद होगा, हाँ नेचुरली होगा, ठीक है ना। जो चीजें जो भी उसमें आना होगा वो अपने आप तुम्हें खुद ही मिल जाएगा। अब जैसे देखो, इस वाली रिएक्शन को कराना है तो ये रिएक्शन खुद से नहीं होगी, रूम टेम्परेचर पर नहीं होगी, आपको बाहर से हीट देनी पड़ेगी, तब जाके एनर्जी ये रिएक्शन होगी। कारण ये बच्चे सुनो विधान से इधर, पहले थे कितने 2 मोल, अब हो गए कितने 4 मोल। अब आप 4 मोल के लिए ज्यादा वॉल्यूम चाहिए होगा, नहीं पहले रहना पड़ रहा था 2 मोल को, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल थे, अब ये डिसोसिएट हो गए। पहले ये 2 चीजें मिलके एक जगह रहती थी, अब ये 2 अलग अलग जगह पे रह रही हैं, तो इनको ज्यादा स्पेस चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा। तो इसको तोड़ने पर जब मैंने हीट दी ना, तो तोड़ने के साथ हीट देने के साथ साथ ये फैल भी गया, एक्सपेंड भी हो गया। और अगर आपने इसको एक्सपेंड होने का मौका नहीं दिया तो प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि वो फट भी सकता है। समझ में आ रही बात ना? तो वो सारी चीजें मैं फिर कह रहा हूं कि बैलेंस्ड है, अपने आप आ जाएंगी उसमें। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल से ही क्लियर होता है कॉन्सेप्ट। अभी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, बस इतना समझो कि कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है कि अगर डेल्टा एन जी डेल्टा, मतलब अभी हम सही मानों में जो रिलेशन देख रहे हैं ना, ये हम देख रहे हैं डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन किसके बेस पर। अभी टेम्परेचर का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि टेम्परेचर को वो हमेशा कांस्टेंट रखेगा, वो टेम्परेचर को भी बदलेगा, लेकिन टेम्परेचर को बदल के अगर काम करेगा तो फिर भी ये चीजें बदलेंगी। मान लो सब कुछ मोल वोल उतने ही रहे, हमने कह दिया टेम्परेचर बढ़ गया, अब टेम्परेचर बढ़ गया तो ये वाला टर्म बढ़ जाएगा, तब भी डेल्टा एच बढ़ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ा तो कैसे बढ़ा, हीट कंटेंट आया होगा कहीं से, तभी बढ़ा होगा टेम्परेचर। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? अब ओके, क्वेश्चन लिखो एक, तब समझ में आएगा। फिर कह रहा हूं, पहले न्यूमेरिकल करो, धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी चीजें। लिखिए, इफ बढ़ जाए, हो गया ना? देखो, इफ वाटर वेपर इज एज्यूम्ड, इफ वाटर वेपर इज एज्यूम्ड टू बी ए परफेक्ट गैस, मिटा दो इसको, इसको मिटा दो, जल्दी नोट कर लो। अच्छा, मैं बार बार आपसे ये बात कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा जरूरी बच्चे ये है, मैंने कराने को देखने को, अगर आप देखें आज की क्लास में हमारा ये हुआ एक्स्ट्रा, जो हमने कल जहां से छोड़ा था उसके आगे। लेकिन चूंकि मुझे पता है कि कल कहीं से जाते जाते कहने लगे थे भैया ये थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन, एक बार और बता दीजिए, समझा दीजिए, तो मैं उसको पूरे को एक्सप्लेन किया हूँ और वो सबके लिए फायदेमंद साबित हुआ है। कारण ये क्योंकि अभी भी कह रहा हूं मैं, अभी भी पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं मिली आपको, परेशान मत होइए। अब वो बची हुई जो क्लैरिटी है वो न्यूमेरिकल से होगी, है ना। जब उससे भी रह जाएगी फिर बात करना, फिर डिस्कशन करेंगे, कोई चिंता नहीं है। बार बार ये कह रहा हूं, चिंता बल्कि इस बात की है कि आप करना नहीं चाहते डिस्कशन। अगर मैं इसको फिर कह रहा हूं, अब आप सोचो ना, फिर यहीं थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि हम लोग इसको 3-4 दिन में कर रहे हैं, और फिर यही चीजें जब आप स्कूल के लेवल पर पढ़ रहे थे तो आपको 2 से 3 दिन में खत्म हो गया। तो ये सब कुछ अगर तुमसे डिस्कस करेंगे तो परेशान कर दोगे तुम, ठीक है ना। समझ में आ रही बात ना? अभी जब मैं मौका दूंगा, अभी तुम मुझे ही परेशान किए जा रहे हो, जबकि मुझे वो सब चीजें पता, तुम जो बोल रहे हो वही उसने पूछा, वो तुमने पूछा, और जो तुम बता रहे हो मैं उसका जवाब भी देना चाह रहा हूं, लेकिन मेरा मन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ये सब बातें बता दी कई बार कि भाई जब मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए हीट दूंगा तो क्या होगा, हीट को टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए हीट दूंगा तो क्या होगा। ऐसा नहीं है कि हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए किसी चीज को हीट नहीं दे सकते। मैंने तुमसे ये भी पूछा था, क्या किसी चीज को हीट दिए बगैर उसका टेम्परेचर राइज किया जा सकता है। मैं ये भी कह रहा हूं, क्या किसी चीज को हीट देने पर भी उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जा सकता है। ये सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। हमें लगता था अब तक हमारे दिमाग में ये आता था कि किसी चीज को जब हम गर्म करेंगे तो गर्म करना मतलब बाहर से हीट देना, जब हम उसको हीट देंगे तो पक्का उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। बट मैं कह रहा हूं ऐसे भी सिस्टम होते हैं जिनमें कि हम हीट देते हैं लेकिन फिर भी टेम्परेचर राइज नहीं होता। समझ में आ रही बात? हाँ, ये सब कंडीशन, ये जो हमने इक्वेशन बनाई बच्चे, वो आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करते हुए बनाई है। और फिर अच्छा, अब एक बात समझो, ये तुमने जो सवाल कर लिया कि सर ये सब कुछ हमने आइडियली मान करके किया है ना, हाँ ये सच है। अब जितना मतलब आप जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे, जो मैं यहाँ आपको सिखा दूंगा, फिर इसको जाके आप दुनिया में अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली देखेंगे, उसमें और इसमें डिफरेंस पाएंगे, ये पक्का है। अब वो डिफरेंस किस लिए पाएंगे, वो डिफरेंस किस लिए पाएंगे? क्योंकि वो डिफरेंस इसलिए आएगा क्योंकि हम जब बात समझना, हम जो भी लगा रहे हैं सब आइडियली सोचकर लगा रहे हैं, तो एग्जैक्ट तो बिल्कुल नहीं मिलेगा।
यानी एग्जैक्ट आप चाहे, मैथमेटिकली प्रूव्ड भी नहीं है या उस तरह से इसका कोई प्रमाण नहीं है, बस क्या है कि हाँ हमारे पास अब तक कोई उससे ज़्यादा अच्छे लॉ आए नहीं है, तो हम इन्हीं पर रिलाई कर रहे हैं। बात समझ आ गई ना, इन्हीं पर रिलाई कर रहे हैं। नहीं तो आपको जो है ना इनसे जो हम सीख रहे हैं ये जा करके जब प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत कुछ डिफरेंस मिलेगा, बहुत कुछ, थोड़ा बहुत नहीं बहुत कुछ, ठीक है ना। ज़्यादा डिफरेंस आता है इसमें ज़्यादा आ जाता है। जैसे फिजिक्स में भी कई बार डिफरेंस, फिजिक्स में कौन सा सारी चीज़ बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगी जा करके आपको। हम जब प्रैक्टिकल करेंगे हमें यहाँ लग रहा ओम्स लॉ के हिसाब से हमने 200 वोल्ट अप्लाई किया, 50 ओम रेजिस्टेंस था तो 4 एम्पियर करंट आनी चाहिए थी, पता चला कि हमने एमीटर से मेजर किया 4 एम्पियर आ ही नहीं रही है। तो वो तो जबकि प्रूव्ड है, मैथमेटिकली प्रूव्ड है वो चीज़, उसके बावजूद भी सेम नहीं आ रही। कारण क्या है? क्योंकि कुछ और चीज़ें हैं, एरर्स वगैरह होती है और बहुत से फैक्टर्स होते हैं। क्लियर है? तो एग्जैक्ट तो कभी नहीं मिलता, ये तो वैसे भी नहीं मिलेगा क्योंकि हम आइडियल मान रहे हैं गैस को, जबकि आइडियली गैस बिहेव नहीं करती हैं। ठीक है ना। जैसे सुनो ये बच्चे ध्यान दो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगता है ना वैसे वैसे तो चीज़ों की अपनी नेचर ही बदलने लगती है। समझ गए ना। जैसे जैसे टेम्परेचर बदलने लगता है ना, बढ़ता है, वैसे वैसे नेचर ही बदलने लगती है। ठीक है। अगर मेरे यहाँ का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ तो मेरी नेचर में बदलाव आना शुरू हो जाएगा, गुस्सा आने लगेगा, चिड़चिड़ाने लगेगा, मैं तुम्हारे पर झल्लाने लगूंगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इसका मतलब है कि यहाँ का टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर तो नेचर ही बदलने लगती है, चीज़ों की कॉन्फ़िगरेशन ही बदलने लगता है जब आप लिमिट से ज़्यादा चेंज कर देते हो। या मान लीजिए कि आप किसी चीज़ को बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ले गए, मेल्ट किए जा रहे हो, हम कह रहे हैं लोहा है, पहले उसको गर्म करोगे तो वो कलर बदलता है, अपने कलर बदलता जाएगा। ठीक है ना। कभी येलो होगा, फिर ऑरेंज होगा, फिर समझ लो ना, फिर व्हाइट हो जाएगा। पता है आपको कि नहीं बात। लोहा जब बिल्कुल हाईली हीटेड किया जाएगा तो फिर पहले येलो, फिर ऑरेंज, फिर उसका व्हाइट हो जाता है। समझ गए ना। तो बहुत कुछ है चीज़ें पढ़ने के लिए। ठीक है, अभी बढ़े आगे। ठीक, क्वेश्चन लिखो एक। इफ वाटर वेपर इज एज्यूम्ड, इफ वाटर वेपर इज एज्यूम्ड टू बी, ठीक लिखिए, इफ वाटर वेपर इज एज्यूम्ड टू बी ए परफेक्ट गैस। अब देखो इसने पहले ही बोल दिया, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। वाटर की वेपर को हम परफेक्ट गैस कैसे मान सकते हैं? वो तो पहली बात गैस ही नहीं है, परफेक्ट तो छोड़ ही दीजिए। अब मैं ये कह रहा हूँ तुम मुझसे यहाँ बहस करो, अभी तो इससे निपटो। ये ऐसी सी बातें बताएगा जो मानने लायक ही नहीं है, पर क्या करें, वो मनवा रहा हमसे कि मान लो कि ऐसा है। ठीक है ना। ओके, तो क्या लिखा? इफ वाटर वेपर इज एज्यूम्ड टू बी ए परफेक्ट गैस, ओके, द मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर वेपराइजेशन ऑफ, the molar enthalpy change, the molar enthalpy change for vaporization of 1 mole of water, the molar enthalpy change for vaporization of 1 mole of water at 1 bar and 100 degree Celsius. Molar enthalpy change for vaporization of 1 mole of water at 1 bar and 100 डिग्री सेल्सियस, 1 बार एंड 100 डिग्री सेल्सियस। अब सुनिए ध्यान से, अब बताओ ये दोनों चीजें क्या कर दी? फिक्स कर दी कि नहीं कर दी? कांस्टेंट है। प्रेशर कितना दे दिया? ये फिक्स हो गया, 1 तो कांस्टेंट है ना। दूसरी बात 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये होता ही है। क्या होता है? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, जब स्टेट चेंज हो, ये बच्चे ध्यान दो, पहले ध्यान दो, जब स्टेट चेंज होती है ना, स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर राइज नहीं होता। समझ गए। और हम हीट दे रहे होते हैं। जिस समय पानी की बॉइलिंग स्टार्ट होती है ना, बॉइलिंग, तो अब पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री होता है, लेकिन जब तक पूरा पानी बॉयल नहीं हो जाता तब उसका टेम्परेचर तब तक 100 से बढ़ के 110 नहीं होता। ये ध्यान रखना। समझ में आ रही बात ना। हाँ, जो उसका वेपर कंटेंट है हो सकता है उसका टेम्परेचर राइज हो जाए अलग से, जो वेपर बन चुकी है वो तो राइज हो जाएगी, लेकिन वाटर तब तक 100 पे ही रहेगा जब तक एक एक बूंद किस में ना बदल जाए, वेपर में ना बदल जाए। समझ में आ रही बात ना। जब अब सारी वेपर बन गई, अब लिक्विड से पूरा वेपर बन गया, समझो पूरी स्टेट चेंज हो गई। अब आप और हीट दे रहे हो, अब टेम्परेचर चेंज होगा। आई कुछ बात समझ में? ये होता है। तो इसलिए इसने बोला कि हम मान लो कि हम 1 मोल वाटर को क्या कर रहे हैं, 1 मोल वाटर को उसकी वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं। वो 1 मोल वाटर कितने पे है अभी फिलहाल? 1 बार प्रेशर और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है ना। इज लिखिए 41 किलो जूल पर मोल, इज 41 किलो जूल पर मोल। हो गया? इतनी बात समझ में आई? इज 41 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज when 1 mole of water is vaporized at, calculate the internal energy change when 1 mole of water is vaporized at
1 bar pressure is vaporized at 1 bar pressure and 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये तो बिना बात फर्जी की लाइन बढ़ाई है। क्यों बढ़ाई बताओ? मतलब वही बात कही, यानी उसी पे ही रहते हुए, उतने ही टेम्परेचर पे रहते हुए, जब 1 मोल वाटर किस में बदल गया? वेपराइज हो गया पूरा। 1 मोल पानी मतलब 18 ग्राम पानी पूरी तरीके से क्या हो गया? वेपराइज हो गया। तो बताओ उसकी इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया होगा? तो बच्चे मुझे जरा एक बार तो बता दो कि रिएक्शन इन्वॉल्व क्या होगी, इस प्रोसेस में कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होगी? तो हम लिखेंगे भैया H2O लिक्विड टू H2O गैस। आई बात समझ में? क्योंकि पहले वाटर था, वाटर उसको वेपराइज किया तो वेपर बन गया, और वेपर को मतलब हमने मान लिया परफेक्ट गैस। उसने बोला है कि जो वाटर की वेपर बनी है उसको आप एज्यूम कर लेना कि वो परफेक्ट गैस है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? क्योंकि परफेक्ट गैस बनने में बहुत टाइम लगता है, ये तो गलत बात है इसकी। ये परफेक्ट गैस नहीं, पहले वेपर बनती है, फिर वेपर से स्टीम बनती है, फिर स्टीम से सुपर हीटेड स्टीम बनती है, और फिर सुपर हीटेड स्टीम से ऊपर जब टेम्परेचर जाता है तब गैस में कन्वर्ट होता है, और तब ये इस फॉर्म में नहीं रह जाता, फिर ये H2 और O2 में ब्रेक हो जाता है। समझ में आ रही है बात? बहुत लेंथी प्रोसेस है, लेकिन इसने यही मनवा दिया हमसे कि ये गैस है, मान लो। ठीक है, अब बोलो कोई डाउट हो तो? अब हमें क्या दिया क्वेश्चन बताओ? डेल्टा H कितना दिया है? 41 किलो जूल पर मोल। वेरी गुड, 41 किलो जूल पर मोल, ये 1 मोल के लिए दिया है। इतने में बोलो कोई डाउट हो तो? हमें क्या दिया है आगे? टेम्परेचर वगैरह की इसमें जरूरत ही नहीं पड़ती। हमसे पूछा क्या है? बोलो क्या पूछा है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यही पूछा है। बस सीधे हम जानते हैं दोनों का रिलेशन। बोलो क्या होता है? डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। बोलो होता है कि नहीं होता है? बता दो मुझे, डेल्टा U कितना है मुझे पता करना है, डेल्टा H कितना है? 41। चलो पहले डेल्टा N बताओ, सबसे पहले बताओ डेल्टा NG कितना होगा? तो भाई ये गैस है, प्रोडक्ट के मोल मतलब NP माइनस NR। बताओ गैसियस प्रोडक्ट के मोल कितने हैं? 1। और गैसियस रिएक्टेंट के मोल कितने हैं? 1 भी नहीं। गैसियस कहाँ है? ये कैसा है? लिक्विड। यही तो तुम लोग नहीं ध्यान लगाते, इसी से गलतियां होती तुम्हारे पेपर में। 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 1। तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा NG कितना हो गया? समझो 1 आ गया। अब डेल्टा NG की वैल्यू मिल गई। R हम जानते ही हैं, टेम्परेचर हम जानते ही हैं, कितना दिया है, प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, उसको बार में बदलना क्या है बदलना। बताओ डेल्टा U कितने के इक्वल हो जाएगा? चलो रख ही देता हूँ पहले, है ना। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG की जगह पे क्या रख दिया? 1 RT। मुझे ये चाहिए तो इसको इधर ले जाऊंगा। बताओ डेल्टा U बराबर कितना हो जाएगा? डेल्टा H माइनस RT। डेल्टा H की वैल्यू कितनी है बच्चों? 41 किलो जूल पर मोल है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, अब ये किलो जूल जो है इसको किस में बदल दूं? बताओ, जूल में बदल दूं क्या? ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन, या फिर रहना तो जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। अभी देखो डेल्टा ये 41 माइनस ये कितना हो जाएगा? 8.314। टेम्परेचर बताओ कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस के लिए क्या कर दूंगा? 373 केल्विन। तो ये किलो जूल है, इसको भी बदल दो भाई जूल में। ठीक है ना, इसको भी जूल में बदल दो। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ बस, है ना। कितना हो जाएगा? 4100 है ना, 41,000। ये क्या हो गया? जूल। ये सब कुछ मैं किस में ले रहा हूँ? SI यूनिट में। जब ये सब कुछ SI यूनिट में है तो फिर इसको भी SI यूनिट में लेना पड़ेगा। बताइए डिवाइड करके कितना आएगा? डेल्टा U कितने के इक्वल आ जाएगा? इसमें से माइनस कर देना, कुल मिला जुला करके 4100,000 में से इसको माइनस कर देना। क्या मिल जाएगा? बोलो डेल्टा U मिल जाएगा। इतने में कोई डाउट है? श्योर 100%? बहुत अच्छे। कल हम इसी तरह के और क्वेश्चंस करेंगे। अभी क्लियर नहीं हुआ, हम बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा और क्लियरिटी लाने के लिए हमें और न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाने के लिए और क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। कल करेंगे। 0 क्या? वो पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे यार, काहे नहीं चिंता कर रहे, सब पढ़ूंगा। तुम सीक्वेंस पे मत जाया करो, वो मेरा सीक्वेंस मेरी है अपनी, है ना। मैं कैसे पढ़ाता हूँ उसको मुझे चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। नाउ यू कैन लीव द क्लास एंड यू कैन एंजॉय। हाँ बच्चे।